द डस्ट ऑफ स्नो, यानी चैप्टर का नाम डस्ट ऑफ स्नो। इसकी हम देखेंगे सेंट्रल आइडिया। द डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोयम। द डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोयम। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय फेमस अमेरिकन राइटर, अमेरिकन पोएट, क्योंकि कविता है तो पोएट, अगर ये क्या होता कहानी होती तो राइटर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। और डस्ट ऑफ स्नो ये कहानी है जिसमें कवि एक पेड़ के नीचे खड़ा रहता है। जो पेड़ रहता है किसका? धतूरे का पेड़, जो एक जहर का पौधा होता है, हेमलॉक ट्री इंग्लिश में। और एक कौवा जो कि कैसा होता है? काला, यानी किसी शुभ का संकेत नहीं है। उसका वर्णन किया है कि किस तरह से एक छोटी सी घटना किसी व्यक्ति के जीवन में काफी ज्यादा या पूरी तरह से बदलाव ला देती है। जैसा कि इस कविता में जब फर्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं तो कवि दुखी मनोदशा में एक पेड़ के नीचे खड़ा रहता है, एक पेड़ के नीचे खड़ा रहता है। तो कवि अपनी कविता के माध्यम से ही कहता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, यानी कवि के अनुसार, कवि ही तो बता रहा है कविता में कि कवि कहाँ खड़ा है? एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है। और जो कौवा है द क्रो एंड, और जो देखिए जो क्रो है और जो हेमलॉक है, ये दोनों निगेटिव हैं इस कविता के, निगेटिव। क्योंकि शुरुआत में सबसे पहले क्या? द वे क्रो, यानी एक कौवे की बात होती है। तो द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, किसको प्रदर्शित करते हैं? सारो, दुख को प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों दुख का प्रतीक है। इसीलिए कविता से हमें क्या पता चलता है कि लेखक, जब शुरू में दिखाया जाता है कि लेखक खड़ा है पेड़ के नीचे, तो इससे पता चलता है कि लेखक की उस समय की मनोदशा क्या है? दुख में है। वो लेखक दुख में है। एंड और द डस्ट ऑफ स्नो फील ऑन द पोएट, वो जो बर्फ के कण हैं वो किसके ऊपर गिरते हैं? कवि के ऊपर। डस्ट ऑफ स्नो। अकॉर्डिंग टू द पोएट द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, ये जो डस्ट ऑफ स्नो है इसके माध्यम से कवि क्या प्रदर्शित करना चाहता है? इसके माध्यम से वो नेचर के पावर को प्रदर्शित करता है, नेचर के पावर को। क्योंकि क्रो और हेमलॉक ट्री दो ही दुख का प्रतीक हैं, ये सारों के प्रतीक हैं, ना कि डस्ट ऑफ स्नो। लेखक की जो मनोदशा बदलती है वो क्रो की वजह से नहीं, हेमलॉक ट्री की वजह से नहीं, बल्कि किससे बदलती है? डस्ट ऑफ स्नो की वजह से बदलती है। लेखक के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरता है, इसलिए बदलती है। अकॉर्डिंग टू दी पोएट ए स्मॉल थिंग्स, ए स्मॉल थिंग मतलब एक कोई भी छोटी सी वस्तु, नाम नहीं है कि कौन सी, कैन चेंज द मूड ऑफ समवन, यानी एक छोटी सी वस्तु किसी के भी मनोदशा को बदलने के लिए पर्याप्त होती है। किसी के भी मनोदशा को बदलने के लिए क्या होती है? पर्याप्त होती है। अब इसको याद करिए पहले। द डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोयम। द डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोयम। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय द फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे, अकॉर्डिंग टू द पोएट द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, यानी लेखक कहाँ पे खड़ा है? हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है, जो कि एक जहरीला पौधा है।
फिर आगे द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सिंबलाइज किसको? सारो को। एंड द क्रो सोक डाउन द क्रो सोक डाउन द हेमलॉक ट्री। उसने हेमलॉक ट्री के टहनियों को नीचे की तरफ हिलाया, यानी हिलाया उसने। तो एंड द डस्ट ऑफ स्नो फील ऑन द पोएट, और जो उन टहनियों पर बर्फ जमी हुई थी वो लेखक के ऊपर गिरती है। फिर अकॉर्डिंग टू द पोएट द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट हेलिंग पावर ऑफ नेचर। फिर उसके बाद आखिरी लाइन क्या है? अकॉर्डिंग टू द पोएट ए स्मॉल थिंग कैन चेंज द मूड ऑफ समवन। चेंज द मूड ऑफ समवन। डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोयम। इसको माइंड में बैठा के रखो कि ये क्या है। आप इसमें केवल स्मॉल याद रखो। क्या याद रखो? स्मॉल केवल, कि डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोयम। फिर हम लिख क्या रहे हैं? सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं ना, तो उसको तो याद करने की जरूरत है नहीं कि सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं। तो फिर क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। पोयम का नाम लिख दो, डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड किसके द्वारा? बाई फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी पोएट, कब के अनुसार, कब कहाँ खड़ा है? द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। अब द क्रो, इसमें कौन दो है ना, क्रो और हेमलॉक ट्री। कब के अलावा कौन है? क्रो एंड हेमलॉक ट्री। तो द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज क्या प्रदर्शित करते हैं? सारो। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि लेखक दुखी मनोदशा में था, जिसे जो हमें कैसे पता चलता है? क्रो और हेमलॉक ट्री के माध्यम से, कि लेखक शुरू से ही सैडनेस की तरफ था, सैड था, दुखी था। उसके बाद आगे कहानी में क्या? क्रो कुछ करता है ना, तो द क्रो सोक डाउन द हेमलॉक ट्री। जब वो पेड़ को हिलाता है तो क्या होता है? एंड द डस्ट ऑफ स्नो हील ऑन दी पोएट। जब वो हिलाता है उस टहनी को, तो उसपे जो बर्फ के टुकड़े हैं वो लेखक पर गिर पड़ते हैं। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी पोएट, अकॉर्डिंग टू दी पोएट द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट मतलब क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? हेलिंग पावर ऑफ नेचर, पावर ऑफ नेचर। फिर अकॉर्डिंग टू दी पोएट, कब इसमें क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दी पोएट, कब के अनुसार ही, क्योंकि कब ही कह रहा है कि ए स्मॉल थिंग्स, एक छोटी सी वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है, या आप काज कह सकते हो, छोटा सा कारण, लेकिन ए स्मॉल थिंग्स कैन चेंज द मूड ऑफ सम वन। किसी के भी मनोदशा को बदलने के लिए पर्याप्त है। तो सरल भाषा में है, आप एक बार ध्यान लगाइए, याद हो जाएगा।